हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे मार्टिन फिट्जवाटर की। तो मार्टिन ने गाइस शेयर कर दी है अपनी 16 वीक्स आउट अपडेट। और यहाँ पर देखो कंप्लीट अपडेट इन्होंने शेयर नहीं करी, फॉर गॉड नोज व्हाट रीज़न। शायद ये अपनी फिजिक को पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं करना चाहते, हाइड करना चाहते हैं। बट उसके साथ में गाइस अपने लेग्स इन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट करे, हमें दिखाए कि इनके लेग्स इस वक्त कैसे हो रहे हैं गाइस। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ही शोइंग सम ग्रेट सेट ऑफ लेग्स, डिसेंट कंडीशनिंग अभी इस पॉइंट पर भी विजिबल है, इवन द स्ट्राइशंस आर विजिबल गाइस। ये चीज़ बहुत ही अमेजिंग लग रही है, देख के बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है। इनफैक्ट यहाँ पे मैं बोलूँगा गाइस ही इज़ वेरी वेरी कंप्लीट। जस्ट थोड़ी सी मसल डेंसिटी चाहिए इनको ओवरऑल फिजिक में एंड मसल मैच्योरिटी, एंड ही इज़ गोइंग टू बी देयर गाइस। यस, बैक पर देखो डेंसिटी ज़रूर आनी चाहिए अभी और भी ज़्यादा, प्लस एक ही साल में गाइस, एक ही साल में एक बहुत ही स्मॉल पीरियड में जैसे इन्होंने खुद को इतना ज़्यादा प्रूव करा है, इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स के साथ में। मतलब आप समझ रहे हो मेरे पॉइंट को। हाउ ही लॉस्ट फ्रॉम एंड्रू जैक इन 2023, 2 शोज में ये हारे थे, टेक्सास प्रो में एंड देन आर्नोल्ड क्लासिक में, जो कि यूके वाला वर्जन था। फिर उसके बाद आए 1.5 साल में इन्होंने इंप्रूवमेंट्स करी, बिल्कुल स्टेज से ऑफ चले गए एंड नो वन न्यू गाइस। किसी ने इनके बारे में बात करी नहीं, सब ने इनके बारे में बात करना बंद कर दिया। इनफैक्ट कुछ लोग तो इनके बारे में भूल भी गए। बट 1.5 साल के पीरियड में गाइस डिट्रॉय प्रो में ये वापस आए एंड ही केम इन ग्रेटली मैन एंड देन ही वॉन द शो। मतलब बहुत ही अमेजिंग पैकेज के साथ आए, कोई भी हमें चीज़ लैक करती हुई नहीं दिख रही थी। उसके बाद आए न्यूयॉर्क प्रो, ग्रेट कंपटीशन वहाँ पर इन्होंने दिया निक वॉकर को। उसके बाद से इनकी हाइप अलग ही पॉइंट पे चली गई, प्रेडिक्शन सबने बनानी स्टार्ट कर दी मिस्टर ओलंपिया की। लेकिन किसी ने भी ये प्रेडिक्ट नहीं करा था कि मार्टिन फिट्जवाटर टॉप 4 में प्लेस कर जाएंगे। मतलब ठीक है, टॉप 6 बहुत सारे चैनल्स इंक्लूडिंग आवर चैनल इनको ले रहे थे, बहुत सारे लोग नहीं ले रहे थे, लेकिन ये आए टॉप 4 पर। एंड मैन आई मीन क्रेजी गुड ईयर जिसे कहते हैं, क्रेजी इंप्रूवमेंट्स, क्रेजी कमबैक जिसे बोलते हैं, वो चीज़ हमें मार्टिन ने करके दिखाई। और अब गाइस देखो डिट्रॉय को तो वी आर नॉट श्योर कि वहाँ पे जंप करेंगे या नहीं करेंगे, compete करेंगे या नहीं करेंगे गुड वीटो के सामने। बट पिट्सबर्ग प्रो और फिर न्यूयॉर्क प्रो दोनों ही बहुत ज़्यादा मुश्किल शो होने वाले इनके लिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो दोनों ही जगह बहुत ही तगड़े कंपेटिटर से इनका मुकाबला होने वाला है। आई थिंक जिस तरह से गाइस चीज़ें निक के लिए स्टेक पर है ना, दांव पर हैं, वैसे ही मार्टिन के लिए भी हैं। मार्टिन के लिए लोग सोच नहीं रहे अभी इस तरीके से, लेकिन अगर आप पॉइंट समझोगे तो आप समझोगे कि मार्टिन के लिए चीज़ें भी उतनी ही डिफिकल्ट हैं। क्योंकि देखो रीगन ग्राइम्स, गुड वीटो और माइकल क्विजो, इन सभी लोगों के पास लूज करने को इतना खास कुछ है नहीं। ऑफ कोर्स इनको भी अपने आप को प्रूव करना है, वो बात अलग है, इनको भी शो जीतना है, क्वालिफाई करना है। बट इनका काम ना जीतने से या फिर सेकंड प्लेस होने से, थर्ड प्लेस होने से, फोर्थ प्लेस होने से भी चल जाएगा, कोई ऐसा रुकेगा नहीं। बट मार्टिन गाइस अगर इनकी सिर्फ एक प्लेस भी गिर गई ना, सेकंड प्लेस पर भी आ गए, तो मैन इसका मतलब क्लियरली होगा कि एक मिस्टर ओलंपिया 4th प्लेसर को बीट कर देना। और फिर ऑन पेपर जो भी इनको बीट करेगा, दैट गाय कैन बी द बिगेस्ट थ्रेट फॉर द प्लेसिंग। यस गाइस, सो मार्टिन के लिए आई एम सेइंग कि चीज़ें बहुत कुछ स्टेक पर हैं, बहुत ज़्यादा स्टेक पर हैं। ऑल्सो एक चीज़ और मेंशन करना मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा कि कैसे ये चीज़ ना सिर्फ आपके मोमेंटम को रूइन कर देगी, बल्कि साथ के साथ आपकी मेंटालिटी को भी ब्रेक कर देती है। हमने साथ में ये चीज़ें देखी थी एरिन बैंक्स के साथ में भी। तो वही है गाइस, मार्टिन को यहाँ पर सच में मतलब वही है ना, एक बार आप जब टॉप पे प्लेस कर जाओ तो आपको वो स्टैंडर्ड बनाए ही रखना होता है। थोड़ा सा भी आप डाउन हुए, लोग आपको कंपेयर करेंगे आपके ही वर्जन से और बोलेंगे भाई आपकी फिजिक डाउनग्रेड होती जा रही है, आपका प्राइम जा चुका है। ऐसे कॉमेंट्स आजकल सोशल मीडिया के दौर में बहुत ईजिली आने लग गए हैं, इसीलिए ये चीज़ें इनको बनाए रखनी होंगी। तो एक जो अच्छे से प्लेस नहीं कर रहा उसके लिए चीज़ें इतनी स्टेक पर नहीं होती, बट जो एक टॉप पे प्लेस कर रहा है उसके लिए चीज़ें हमेशा ऐसे ही होंगी। एनीवेज, इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है वेस्ली विजर्ड्स की। और यहाँ पर वेस्ली विजर्ड्स और स्टेफन किन्जो अभी एक पॉडकास्ट में गए थे और वहाँ पर इन दोनों ने बात करी और वहाँ पर स्टेफन किन्जो ने बोला कि इनके लेग्स विल बी इम्प्रूव्ड। मतलब वेस्ली के लेग्स और ज़्यादा थिकर दिखेंगे और ज़्यादा डेंसर दिखेंगे, जो कॉर्ड्स में मसल मास मिसिंग दिखती है, साथ में हैमस्ट्रिंग में भी वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव दिखेगी। अब कितनी ज़्यादा इंप्रूव दिखेगी इतने छोटे पीरियड में, इतने कम पीरियड में, इसके बारे में तो मुझे डाउट है गाइस। क्योंकि देखो एक अपडेट हमने अभी वेस्ली की देखी भी थी, अपनी स्टोरी पे लगाई थी इन्होंने, जहाँ पर जिम के अंदर बहुत दूर से मिरर के अंदर इनकी फोटो ली गई थी, सेल्फी क्लिक करी थी इन्होंने, और वहाँ पर इनके लेग्स एक्चुअल में गाइस बहुत ज़्यादा बिगर साइड पे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा मैसिव साइड पे लग रहे थे, जो चीज़ रियलिस्टिकली तो समझ नहीं आई, बट हाँ पिक्चर तो यही बोल रही थी। और ना ही रियलिस्टिकली देखो ये चीज़ समझ में आ सकती है। इसका रीज़न यही है, जब तक आप सैमसंग डॉटर ना हो ना, तब तक ये चीज़ समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इतने स्पीड से इतने कम पीरियड में ऐसी प्रोग्रेस तो सिर्फ सैमसंग से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और सैमसंग करते आ रहे हैं ऐसी चीज़ लगातार। एंड वेस्ली के साथ इशू भाई वही है हाइट वाला, कि देखो वेस्ली की हाइट कहीं से भी कम नहीं है। आई मीन ही इज़
टॉलर देन सी बम गाइज, मतलब समझ लो सी बम की अगर स्टेज की हाइट बोले हम, जिनसे उनका वेट कैप देखा जाता था, वो थी 6 फीट 1 इंच। वहां पर वेस्ली विजर्ड्स उनसे टॉलर थे, आई थिंक कम से कम 6 फीट 2 इंचेस के हैं वेस्ली विजर्ड्स, जो कि सेम हाइट है एंड्रू चैट के बराबर की। एंड उसी हिसाब से उनका वेट कैप भी काफी है। बट एट द सेम टाइम गाइज, द बिगर द फ्रेम इज द डिफिकल्ट इट इज टू फिल दैट आउट। जितना बड़ा फ्रेम होगा उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसको फिल आउट करना, और यही चीज़ वेस्ली फेस कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से। इन बिगर लिम्स को, इन बिगर प्रपोर्शंस को फिल आउट करना इज समथिंग जो इनसे बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम चाहेगा। बट उसके बाद भी ही इज़ वर्किंग हार्ड गाइज, ही इज़ वर्किंग रियली हार्ड टू ब्रिंग अप द प्रपोर्शंस। एंड द थिंग इज, वेस्ली बहुत ज़्यादा क्लोज थे टाइटल के, या फिर वहाँ पे बिल्कुल टॉप कंटेंडर बनने के आर्नो क्लासिक की विक्ट्री के बाद। ऑल्सो जो अप्रोच इन्होंने फॉलो करी थी ना रिसेंट टाइम्स में आर्नो क्लासिक से पहले, इनकी जो अप्रोच इन्होंने बात करी थी वो ये थी गाइज कि हमेशा अपने नेक्स्ट शो में ये 2 वीक्स और ज़्यादा डाइट डाउन करते थे, प्रेप करते थे, ताकि और ज़्यादा कंडीशन आए अपने लास्ट शो से। और यही चीज़ यहाँ पर मिस्टर ओलंपिया में इनके लिए ख़राब चली गई। यस गाइस, दैट डिड नॉट गो वेल विथ हिम। एंड नाउ उसके बारे में दोबारा सोच रहे हैं कि भाई ये चीज़ करना अब गलत है, हम नहीं करेंगे। क्योंकि देखो एक चीज़ आप देखो, ये मिस्टर ओलंपिया में थोड़े स्मॉलर साइड पे थे, फ्लैटर साइड पे थे, और वो रीज़न यही था कि डाइट ज़्यादा कर ली थी। अब वो डाइट ज़्यादा कैसे हुई? 2 वीक इन्होंने एक्स्ट्रा लगाया अपनी कंडीशन को और इंप्रूव करने के लिए, डाइट डाउन करने के लिए, और वहीं पर इनको वो चीज़ कॉस्ट कर गई इनकी फुलनेस। उस तरह से फुलनेस नहीं दिखाई दी, और सबसे पहले इनके लेग्स थोड़े स्मॉलर दिखाई दिए इसी रीज़न से। तो वो चीज़ इनको अब फिर से फॉलो नहीं करनी है। साथ में गाइस मैं तो यही समझता हूँ वेस्ली के लिए, देखो आर्नो क्लासिक हो जाए जैसा हो जाए, लेकिन एक्चुअल में अगर अपने लेग्स को इनको ब्रिंग अप करना और सच में टाइटल के कंटेंडर बनना है टॉप के, तो इनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है गाइस, एक लंबा 1 से 1.5 साल का, कम से कम 1.5 साल का ऑफ सीजन लें और सिर्फ अपने लेग्स पे फोकस करें। अपर बॉडी टोटली ओवर दिया गाइस, अपर बॉडी में कहीं भी लैक नहीं कर रहे, ना डिटेल्स में, ना सेपरेशन में, ना कंडीशन में, ना साइज में, कहीं भी लैक नहीं कर रहे। डेवलपमेंट डिटेल्स वगैरह सब अच्छी डेवलप्ड है, लेकिन साथ में गाइस इनको अपने लेग्स को ब्रिंग अप करना पड़ेगा। उसके लिए कम से कम इनको 1.5 साल का ऑफ सीजन चाहिए। किसी भी शो में बीच में compete ना करें, सीधे चले जाएं एक गैप पर और सीधे वर्क करें अपनी लिमिटेशंस पे, अपनी वीकनेस पे। एंड दैट इज इट गाइस, दैट इज हाउ वेस्ली इज गोइंग टू शाइन एट मिस्टर ओलंपिया। बाकी आप बताओ ये अपडेट आपको कैसी लगी। एक चीज़ और बता दूं गाइस, आज से मैं एक नई चीज़ चैनल पर स्टार्ट करने वाला हूं कि आप लोगों के कमेंट्स में ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो 2-3 क्वेश्चंस हर वीडियो में मैं ट्राई करूंगा पिक करने की मिस्टर ओलंपिया से रिलेटेड या फिर कॉम्पिटिशन से रिलेटेड, और उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा इसी वीडियो के अंदर। एंड लेट्स सी ये कैसे जाता है। अगर अच्छा चला तो चलाते रहेंगे, नहीं तो भाई फिर रोक देंगे इस चीज़ को। एनीवेज, अब अगर चले नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो है गाइस निक वॉकर की, और एक ऐसी अपडेट जिसे हम एक्चुअल में देखना चाहते थे और देखकर मन खुश हो गया। लोगों के मुंह काफ़ी ज़्यादा बंद हो गए, बिकॉज एक चीज़ आप जानते हो, निक की सारी अपडेट्स गाइस बहुत ज़्यादा रॉ होती हैं, बिल्कुल भी उनमें एडिटिंग नहीं होती, बिल्कुल भी एंगल्स का यूज़ नहीं करा गया होता, बिल्कुल भी परफेक्ट लाइटिंग नहीं होती, बिल्कुल रॉ। या तो सीधे पंप के बाद की होगी या तो सीधे बेड से उठने के बाद, लेकिन सीधे जैसे ये दिखेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर अपडेट के अंदर भी दिखाई देंगे। और यहाँ पर निक ने एक मोस्ट मस्कुलर पोज हिट करते हुए अपडेट शेयर करी है, एंड द अपडेट इज क्रेजी गाइस। आप सबसे पहले यहाँ पे देखोगे निक के लेग्स पर, निक की कॉर्ड्स पर। अब देखो 15 वीक्स 16 वीक्स आउट के हिसाब से इनकी फिजिक कंडीशन बहुत अच्छी दिखा रही है, एक डिसेंट शेप में है। साथ में इनका मैं कैप्शन बता दूं आपको लेग्स के बारे में बात करने से पहले, तो यहाँ कैप्शन में निक वॉकर बोल रहे हैं कि सिटिंग कंफर्टेबल एट 303 पाउंड्स, यानी कि 303 पाउंड्स पे है ये अभी भी ऑपरेट करते हुए। एंड देखो कितनी ज़्यादा टाइटनेस इनकी फिजिक में दिखने लग गई है। कंडीशन इज इम्प्रूविंग वीक बाय वीक, सच में बहुत अच्छी फिजिक लग रही है। लेकिन साथ में गाइस मैं आपको यही बताऊंगा कि भाई इनकी कॉर्ड्स आर लुकिंग बिगर, मतलब देखो हेटर्स के लिए अब भी बिगर नहीं लगेंगी, लेकिन एक्चुअल में गाइस आप एक बिल्कुल अनबाइस्ड आई से देखोगे तो आपको लेग्स सच में इनके मैसिव लगेंगे। लेग्स का साइज डेफिनेटली, इनकी आउटर सीट्स वगैरह डेवलप लग रही है, मसल्स डेफिनेटली ऐड करे गए हैं, हैमस्ट्रिंग वगैरह में कहीं ये लैक नहीं करते गाइस, सिर्फ कॉर्ड्स में, फ्रंट कॉर्ड्स में, आउटर सीट्स वगैरह में इनको मास की जरूरत थी, एंड दे आर राइट दिया गाइस। मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल बल्कि साइड पे ही लग रहे हो, नहीं गाइस, डिसेंट शेप, डिसेंट कंडीशन बनाए हुए हैं इस वक्त। लेकिन हाँ, यही चीज़ एक चाहते थे निक से, और काफ़ी लोग चुप हो गए हैं। मतलब कई सारे ऐसे जो पेजेस हैं ना इंस्टाग्राम पर, सब ने निक की अपडेट एक के बाद एक शेयर करी, रीशेयर करी कि भाई यहाँ निक के लेग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मतलब वही है, निक के बारे में लोग चाहे अच्छा बोलें बुरा बोलें, लेकिन हाँ सबको पता है कि व्यूज़ इससे आएंगे, चाहे उनके पेज पे हों, चाहे उनके यूट्यूब चैनल पर हों, कहीं पर भी हों। तो निक के बारे में लोग बात करने से नहीं चूकते। लेकिन हाँ गाइस, सच में आप खुद देखो यहाँ पर
निक के लेग्स आउटर स्वीट्स वगैरह कैसे डेवलप लग रही है, मसल मास वो एडिड लग रही है, और निक इस चीज़ के लिए ही शांत है। और इस चीज़ से गाइस एक बहुत ज़्यादा अच्छा बैलेंस हमें दिखाई दे रहा है इनकी फिजिक के अंदर। देखो निक को अपने फ्रीक फैक्टर पर ही प्ले करना है। अगर ये अभी भी 303 पाउंड्स पे है तो इसका मतलब ये 280 पाउंड्स के आसपास हम इनका स्टेज वर्जन देख सकते हैं गाइस। और इसमें और ज़्यादा गाइस 20-25 पाउंड से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कहीं से भी कम कर सकते हो। बिल्कुल रिप्ड हो जाएंगे निक वॉकर प्रॉपर डिटेल शो करते हुए। तो वही है पिट्सबर्ग प्रो, न्यूयॉर्क प्रो, मज़ा आने वाला है बहुत ही ज़्यादा। निक का एक बेस्ट वर्जन हम देखेंगे, आई रियली बिलीव। और लेग्स आप देख के आप खुद समझ सकते हो यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स के बारे में और कितनी ज़्यादा मसल मास ऐड करी गई है। तो अब वही ये रॉ अपडेट्स हैं, यहाँ पर कोई फिल्टर वगैरह की बात करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। इसीलिए अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इनके इन शोज़ के लिए। और साथ में गाइस अब ये 14, 15, 16 वीक्स जितने ही बचे इन 2 शोज़ के बीच में, उनको जल्दी से भागना पड़ेगा। एनीवेज अब इसके बाद चलें नेक्स्ट अपडेट पे गाइस। तो वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट, वो है रीगन ग्राइम्स की। एंड रीगन ग्राइम्स बहुत ही अजीब सी चीज़ें क्लेम करते हुए दिखाई दी अपने रिसेंट वीडियोस के अंदर। अब देखो स्टेफन किन्सो यानी कि बॉस ऑफ आउटलॉक के साथ जो ट्रेन कर रहे हैं, अभी एक पॉडकास्ट के अंदर दोनों अवेलेबल थे, वहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी इन्होंने बातें करी। मतलब आपको पता है इन्होंने एक चीज़ ये बोली कि निक वॉकर को पिट्सबर्ग प्रो में या न्यूयॉर्क प्रो में जहाँ पर भी ये कम्पीट कर रहे हैं वहाँ पर मैं बीट कर दूंगा। और इन्होंने ये तक बोला कि निक को अब एक और शो पिक करना पड़ेगा बिकॉज इन 2 शोज में ये जीतने नहीं वाले। पहले देखो होगा पिट्सबर्ग प्रो, वहाँ पर इनको मार्टिन बीट कर देंगे, उसके बाद न्यूयॉर्क प्रो में मैं बीट कर दूंगा और साथ में इनको तीसरा शो पिक करना पड़ेगा ताकि क्वालिफाई कर पाए, बिकॉज यहाँ तो इनके चांसेस नहीं बनते। अब देखो ये तो हो गई एक बात। इसके बाद इन्होंने ये भी बोला हंटर को भी मैं बीट कर दूंगा और साथ में एक चीज़ और बोलते हैं कि भाई एंड्रू जैक को भी मैं बीट कर दूंगा। मतलब आप समझ रहे हो बातें इनकी। पहले तो सारी बातें छोड़ के भाई निक के बारे में जो अभी रिसेंट शो में इन्होंने बोला ना, मतलब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इट इज़ साउंडिंग वेरी वेरी रिडिकुलस कि भाई रीगन ग्राइम्स इस तरह से चैलेंज कर रहे हैं निक वॉकर को और बोल रहे हैं कि मैं बीट कर दूंगा। मतलब एक बार सिर्फ टॉप 10 प्लेस करें, ये एक बार टॉप 10। और आई थिंक आपको पता है उस साल का लाइनअप कितना वीक था। लास्ट टू लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर अगर ये होते भी तो टॉप 10 प्लेस नहीं कर पाते। लास्ट टू लास्ट ईयर टॉप 10 प्लेस करा, वो भी बड़ी मुश्किल से। जबकि गाइज निक वॉकर ने अपने आप को कितना ज़्यादा प्रूव कर दिया। और हमेशा ही गाइज मतलब एक वास्ट मेजॉरिटी के लिए टाइटल के कंटेंडर ही रहते हैं वो, या फिर टॉप 3 के कंटेंडर तो रहते ही हैं हमेशा। इतना ज़्यादा वो खुद को प्रूव कर चुके हैं। रीगन को आई थिंक गाइज पहले सबसे टॉप 6 की बात देखनी चाहिए, उसके बाद उनको देखना चाहिए कि भाई निक को बीट कर दूंगा, एंड्रू को बीट कर दूंगा, हंटर को बीट कर दूंगा। मतलब देख रहे हो आप एंड्रू जैक, एक 100% एंड्रू जैक ना आई थिंक सैमसन से बिल्कुल कड़ी टक्कर देने वाले एथलीट हैं इन माई ओपिनियन। सो मुझे नहीं लगता रीगन कभी भी एंड्रू को बीट कर रहे हैं अनलेस एंड्रू जैक बहुत ही ज़्यादा ऑफ आ जाए। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा बोल रहा हूँ बिकॉज एक नॉर्मली ऑफ एंड्रू जैक भी टॉप 5 प्लेस कर जाता है। तो आप समझो इस बात को कितना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है रीगन के लिए इन स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई करना। मतलब बातें तो कर दी, मतलब निक को बीट करना, यार वो टॉप 3 प्लेस कर चुके हैं, इतनी सारी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, आर्नो क्लासिक जीत चुके हैं, न्यूयॉर्क प्रो जीत चुके हैं। आपने कितने बड़े बड़े शोज जीते हैं अभी तक, अभी भी आप 300 पाउंड्स पे ही ऑपरेट कर रहे हो। 2 साल 3 साल से आप ऑफ सीजन ले रहे हो और 300 पाउंड्स पे आके आप रुक जाते हो। आप कह रहे हो निक को मैं बीट कर दूंगा। मतलब सोच के तो बोलो यार, निक की हाइट आपसे कम 4 से 5 इंच छोटी है, उसके बाद भी ही इज एट 303 पाउंड्स और आप भी 303-302 पाउंड्स के आसपास ही हो। अब देखो उनका फ्रेम कितना ज़्यादा फुलर साइड पे है विद डिसेंट कंडीशनिंग एंड शेप, और साथ में आप देखो अपना कितना बल्कि साइड पे लग रहे हो और इतनी अच्छी हाइट होने के बाद भी मतलब आप 6 फीट के आसपास हो। तो भाई ये चीज़ें सोच के बोलनी होती हैं, बट लेकिन अब बोल दी। देखो थोड़ा सा हाइप अप कर रही है अपने सारे शोज़ को, लेकिन हाँ लोग काफ़ी खुश नहीं है इनकी इस बात से। एनीवेज अगर इसके बाद बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है विलियम बॉनेक की। एंड आई डोंट नो मैन ये क्या करना चाहते हैं। बहुत सारे शोज इन्होंने पिक कर लिए इस बार भी। अभी देखो आर्नो क्लासिक का नाम दिया था, अब इन्होंने नाम दिया है डिट्रॉय प्रो का। यस गाइस, डिट्रॉय प्रो में भी कंपीट करते हुए हैं गुडविटो और मार्टिन फिट्जवाटर के साथ। देखो मार्टिन का भी कंफर्म नहीं है बट गुडविटो तो यहाँ पे कंपीट कर ही रहे हैं। और उसके साथ में कार्लोस थॉमस जूनियर इज ऑल्सो इन द लाइनअप, साथ में जेम्स हॉलिंगसेट भी लाइनअप में है। और आई मीन अब चीज़ें और ज़्यादा क्रेजी हो गई डिट्रॉय प्रो के लिए, बिकॉज लास्ट ईयर हमने देखा था फोर्ड अबिस से इतनी अच्छी ना बनने की वजह से, उनका शो होने की वजह से बहुत सारे कंपेटर्स नहीं थे वहाँ पर, इतना अच्छा स्टैक लाइनअप नहीं था। मार्टिन गुडविटो ने ही बहुत ज़्यादा शो को रेस कर दिया था, लेकिन इस बार तो भाई कई सारे एथलीट्स कूद रहे हैं। मतलब देख रहे हो आप, कार्लोस, जेम्स, विलियम बॉनेक, गुडविटो, एंड आई मीन इसीलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रेजी दिख रही हैं। अब टाइटल कौन लेकर जाएगा? विलियम डेफिनेटली एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और टेन्योर्ड एडिशन है इस लाइनअप के अंदर, मतलब जो बहुत ज़्यादा कंडीशन आएंगे। एंड एज मच गाइस जितना भी इन्होंने साइज लूज कर दिया हो या डाउन साइज हो गए हों, लास्ट ईयर इन्होंने जिस भी शो में कंपीट करा था ना, या तो वहाँ पर ये टॉप 2 आए थे या फिर उस शो को इन्होंने जीता था, कहीं भी 3rd भी प्लेस नहीं हुए थे। मतलब समझ रहे हो आप इनका पोर्टफोलियो। अगर सिर्फ लास्ट ईयर का ही देखें, जब ये डाउन साइज थे, जब इनके मसल्स में थोड़ा इंबैलेंस दिखने लग गया था, उसके बाद भी तो भाई इस साल भी मैं कुछ ऐसे समझता हूँ कि टॉप 3 तो ये कम से कम रहेंगे ही और एक चैलेंजर भी बन सकते हैं टाइटल के लिए। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होती जा रही हैं हर एक शो के लिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आता जा रहा है गाइज। अब ऐसी अपडेट्स और ज़्यादा आती रहेंगी।
आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स कैसी लगी, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।